वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों सबको। स्वागत है आपका डीसीसी के अंदर। और आइए हम आज इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट करें। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्लासेस किस तरह से चलेंगे आपकी, कब तक कोर्स पूरा होगा, कौन कौन टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो सब आपके सामने धीरे धीरे ग्रेजुअली आता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने। मेरा नाम सीए पवन है और मैं आपको पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स लो पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा रविंदर सर हैं, सीएस रविंदर सर, वो आपको कंपनी एंड एथिक्स पढ़ाएंगे। सोनल मैडम आपको कंपनी लॉ पढ़ाएंगी। अकाउंट्स आपके अखिलेश सर है, कोस्टिंग के लिए पूनिया सर है। तो हमारी ये पूरी टीम है जो आपका फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप कंप्लीट करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस की। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में कुछ बताऊं। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, सर कैसे पूछा जाता है पेपर, इन सब की बातें हम करेंगे बच्चों। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून शिवम बजाज। सबसे पहले बच्चों मैं आपको अपना जो मॉड्यूल है उसके दर्शन करवाऊंगा। ठीक है ना, अपना जो मॉड्यूल है बच्चों, पहले थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं उसके, किस तरह से मॉड्यूल आपको दिखेगा, क्या क्या है। ये देखिए, ये आपका पेपर नंबर 7 है बच्चों, पेपर नंबर 7 और डायरेक्ट टैक्सेशन इसका नाम है इस पेपर का। और पूरे 100 मार्क्स के लिए पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें इसके सिलेबस की तरफ, तो इसके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइडेड कर रखा है बच्चों। इसका जो सिलेबस अपना पेपर नंबर 7 का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो बेसिक्स की बात करता है कि सर बेसिक्स जो 10% होगा, दैट इज 10 मार्क्स का होगा बच्चों। दूसरा पार्ट जो आपका है वो हेड्स की बात करेगा, टैक्स लायबिलिटी की बात करेगा, जो 70 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड पार्ट में हम टीडीएस टीसीएस की बात करेंगे, हम कुछ मैनेजमेंट की बात करेंगे, टैक्स मैनेजमेंट की, आईसीडीएस या फिर असेसमेंट प्रोसीजर। सर ये क्या क्या नाम ले रहे हो आप, सब बातें समझ में आएंगे बच्चों। पर फिलहाल बता दूं आपको, ये आएगा 20 मार्क्स का। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से आपका ये पोर्शन बना हुआ है। इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि जो आपका ये पार्ट बी जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये पार्ट बी जो आपको दिख रहा है बीच में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूरे सिलेबस का, मतलब डायरेक्ट टैक्स का 100% कवर करेगा। तो असेसमेंट स्ट्रेटेजीज बता रखी है, किस तरह से पेपर पूछा जाएगा, क्या क्या स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें हम ग्रेजुअली जब चैप्टर्स को पढ़ेंगे तभी हमारे सामने आती रहेंगी। देखिए बच्चों, एक दिन में तो पूरा टैक्स हम पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सब कुछ क्लियर होता रहेगा हमारे दिमाग में कि सर कौन सा पेपर कितने मार्क्स का चैप्टर है, कौन से चैप्टर में से क्या आएगा। अभी चैप्टर के नाम आपको बता भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं बताऊंगा सर ये चैप्टर है, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, उससे क्या हो जाएगा नाम पढ़ने से। जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में तो कुछ आना नहीं है। तो कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस चैप्टर में जाकर ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, जैसा आप चाहो वैसा कीजिए आप। अब तो आपके हवाले वतन साथियों। तो सबसे पहले ये किसने लिखा है यार, इसको बेटा जिसने लिखा है वो इसको डिलीट करो यहाँ से। जिस भी स्टूडेंट ने इसको लिखा है प्लीज उसको डिलीट करो यहाँ से। नहीं करोगे, चलो भाई कोई बात नहीं, तो ठीक है, अब गया वो। करते हैं स्टार्ट बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम इनकम टैक्स में बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। इनकम टैक्स का मतलब टैक्सेशन। सबसे पहला जो वर्ड हमारे सामने आता है टैक्सेशन, तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि सर टैक्स का मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मीनिंग क्या होता है।
तो आप कहेंगे सर टैक्स का मतलब जो गवर्नमेंट को हम पेमेंट करते हैं, टैक्स का मतलब एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, टैक्स का मतलब जो आपने कमाया उस पर आपने टैक्स पे किया। तो ये टैक्स के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग आपके दिमाग में आते हैं और ये सारे सही हैं, गलत नहीं है। टैक्स देना किसको है? गवर्नमेंट को देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमने इनकम कमाई है या सर्विसेज या गुड्स को कंज्यूम किया है, तो हमें टैक्स देना पड़ता है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को क्या जरूरत है हमसे टैक्स लेने की? तो इसका आंसर आपको अच्छी तरह आता है बेटा, भली भांति आप जानते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट हमसे क्यों ले रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो अपनी रूलिंग करनी है, गवर्नमेंट को भी तो अपना शासन चलाना है। ये जो हम अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स देखते हैं, आज कोविड के चक्कर में कितने सारे लोगों को परेशान हो गए, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहे हैं। आज को वैक्सीन लग रही है, हमारे फ्री के अंदर वैक्सीन लग रही है बच्चों। या बॉर्डर पे हमारे जो फौजी भाई लोग हैं वो बैठे हैं ताकि हम आराम से हमारे घरों में सुरक्षित रह सकें। पुलिस वाले हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, हाईवे हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया हाईवे में मिलते हैं यूज करने के लिए। ये सब पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? ये वही पैसा बेटा जो हमारे टैक्स का पैसा है, जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। इसका मतलब सर, मतलब टैक्स का मतलब ये हो गया कि सर गवर्नमेंट एक हाथ से हमसे पैसा लेती है टैक्स के रूप में और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट हम पे क्या करती है? वो पैसा खर्च कर देती है। एक हाथ से हमसे टैक्स लिया और दूसरे हाथ में हम पे खर्च कर दिया। हाँ, जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो सबसे नहीं लेती, जो कैपेबल है टैक्स देने के लिए सिर्फ उसी से लेती है। और जब खर्च करती है वो सब पे करती है। एक सड़क गवर्नमेंट ने बनाई है तो उस सड़क पर कोई भी चलिए, आप चलिए, मैं चलूं, चाहे अंबानी चले, तो सबके लिए बनी है वो। तो जब सोसाइटी एट लार्ज गवर्नमेंट खर्च करेगी तो इसका मतलब गवर्नमेंट उस पैसे को, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या है? टैक्सेशन है। अभी टैक्सेशन कितने प्रकार का है सर, कौन सी गवर्नमेंट कौन सा टैक्स कलेक्ट करती है, कब कलेक्ट करना पड़ता है, ये सारी बातें जो पेंडिंग हमारे दिमाग में वो हम करेंगे बच्चों। पर फिलहाल मोटा मोटा देखा जाए तो ऊपर ऊपर से अगर सेक्शन को बताऊं मैं, तो टैक्स का मतलब हो गया एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो कौन कलेक्ट करेगा? कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? बोथ गवर्नमेंट आर कलेक्टेड। दोनों गवर्नमेंट अपने अपने जगह टैक्स कलेक्ट करती है और फिर हम पर वो पैसा खर्च कर दिया जाता है। ठीक है सर। इसका मतलब आप एक छोटा सा काम करेंगे बच्चों। सबसे पहले आप छोटा सा काम करेंगे, एक कॉपी लगाइए, क्योंकि मैं एक दो चैप्टर तो खुद ही लिखवाऊंगा आपको, उसके बाद में नोट्स मिलेंगे आपको, और वो जो चैप्टर लिखवाऊंगा उसके नोट्स पे आपको दूंगा मैं। तो अपना एक कॉपी और पेज निकालिए बच्चों, उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा सा टेक्स्ट, एक छोटा सा डायग्राम बनाइए बेटा। नोट नंबर 1 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक चैप्टर नंबर 1 है हमारा। और इस बेसिक चैप्टर में सबसे पहले मैं नोट नंबर 1 बता रहा हूं आपको। नोट नंबर 1, ये नोट क्या है बच्चों? देखिए, ये है पब्लिक। पब्लिक से क्या कलेक्ट किया जाता है बच्चों? टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और यही पैसा पब्लिक पर ही क्या होता है बेटा? खर्च हो जाता है। तो इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं और इन्हीं लोगों पे टैक्स खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो एक हाथ से गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स लेती है और दूसरे हाथ से गवर्नमेंट पब्लिक पे खर्च कर देती है। और ये काम कौन करती है बेटा? गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट का मतलब यहां पर क्या है? दो टाइप है, या तो वो होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या वो होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है सर, ये बात इतनी हमें समझ में आई। बिल्कुल सर, ये बात मुझे समझ में आई कि इस तरह से टैक्स चलता है। अब इसमें हम नोट नंबर 2 पढ़े। अगर मैं आपको नोट नंबर 2 में बताऊं तो मैं कहूंगा बच्चों, जो टैक्स है आपका नोट नंबर 2, वो 2 टाइप का होता है।
जो टैक्स है बच्चों उसके दो टाइप हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर दोनों में फर्क क्या है? देखो बच्चों, जिस व्यक्ति ने पैसा कमाया है अगर वही पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और यदि आपने कोई गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम किया है तो उस गुड्स और सर्विसेज को आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे ना करके सप्लायर को आप पे कर रहे हैं तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब सर डायरेक्ट टैक्स का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो है बेटा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या आपका डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चों, जो इनडायरेक्ट टैक्स आपका वो क्या है? आपका जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, ठीक है ना। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। मैं आपको यहां पर इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा बच्चों। यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है सर। इस सिलेबस में मतलब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। सर कितना समय लगेगा? बेटा लगभग हमें 120 से लेके 130 डेज लगेंगे। मतलब नंबर ऑफ लेक्चर जो आपके होंगे 120 से 130 रहेंगे, ठीक है। अब आइए बच्चों मेन बात स्टार्ट करें। तो बोरी हल्की फुल्की सी बातें थी, अब मेन बात स्टार्ट हम करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात नोट नंबर 3 कि जो टैक्स है सर वो क्या आपको रोज देना पड़ता है या साल में एक बार देना पड़ता है या 3 साल में एक बार देना पड़ता है या महीने के महीने देना पड़ता है या जीवन में एक बार देना पड़ता है? सर टैक्स कैसे देना पड़ता है? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजंस बना रखे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया तरीके से इसके लिए क्या बना रखे हैं? प्रोविजंस बना रखे हैं। गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाइयों आपको टैक्स कैसे देना पड़ेगा कि 1 साल तो पैसा कमाइए आप। 1 साल तो क्या करना है आपको? पैसे को कमाना है, ठीक है सर। मतलब ये 1 साल है जिस साल में पैसे को हमें अर्न करना है। यहां पर अब इनकम को क्या करेंगे हम? अर्न। और अगला साल है बेटा जिस पर हम क्या करेंगे? इस अर्न की गई इनकम पे करेंगे टैक्स। मतलब सर मतलब ये हुआ कि 1 साल में पैसे को कमाना है और उसके अगले साल उस पे टैक्स पे करना है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? सोचिए, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपने कमाया कितना तब तक आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो क्या? नहीं सर, पहले मुझे ये तो पता चले कि मैंने कमाया कितना है। तो गवर्नमेंट ने 1 साल आपके लिए रिजर्व रखा है कि साहब पहले पूरे साल पैसे को आप कमाओ। पूरे साल क्या करो? आप पैसे को कमाओ। उसको कमाने के बाद में आप हिसाब कर लेना कि आपने कितना कमाया। पता चला सर मैंने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमाया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, आपने 15 लाख 20 लाख रुपए कमाया है। अब इस कमाई गई इनकम पे क्या कीजिए? आप टैक्स पे कर दीजिए। इस कमाई गई इनकम पे क्या कर दीजिए? आप टैक्स पे कर दीजिए। इसका मतलब जो टैक्स पे होगा वो अगले साल ही तो पे होगा। हाँ सर, तो जिस साल आप पैसे को कमाते हो, बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस साल आप पैसे को कमाते हो उस साल को आप बोलते हो प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जिस साल आप इस कमाए गई पैसे पर टैक्स पे करोगे उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, मतलब सर एक होता है प्रीवियस ईयर, पीवाई से डिनोट करेंगे हम, और उसके अगला जो होगा वो क्या होगा? असेसमेंट ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला कौन सा ईयर होता है बेटा? असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर हो गया? जिस ईयर में इनकम को हम कमा रहे हैं। अब हमें जो पढ़ना है, आने वाले जो 4 महीने आपको मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, उन 4 महीनों में क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? हाँ सर ये बताओ सर, हमें क्या पढ़ाओगे आप? मैं आपको प्रीवियस ईयर 1/4/2021 से 31 मार्च 2022, ये मेरा प्रीवियस ईयर है बच्चों। ये प्रीवियस ईयर है जो 21,
टू मुझे पढ़ाना है आपको। अभी तक इस प्रीवियस ईयर की जो बुक्स है वो हमारी वेबसाइट पर भी अपडेट नहीं हुई है, सीएमई की जो वेबसाइट अपनी उस पर अपडेट नहीं हुई है। ये आपका फाइनेंस एक्ट, इसे बोलते हैं बेटा फाइनेंस एक्ट 21 जो मुझे पढ़ाना है आपको। सर समझ में नहीं क्या कहना चाहते हो? बेटा देखिए, इनकम टैक्स जो होता है ना वो हर साल चेंज होता है, पूरा इनकम टैक्स नहीं, बस कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं, कुछ रेट्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स हर साल कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता है। अभी जो बच्चे इस क्लास के अंदर, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको फैब में एग्जाम देना है, जिसको फैब में एग्जाम देना है, कोई है बेटा ऐसा क्लास में जिसको फैब में एग्जाम देना है? बताइए ना मुझे। फरवरी में जिसको एग्जाम देना है, जो अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम फरवरी में लगेगा, बुक्स कब तक आएगी बेटा? एक बार उसकी बात करेंगे बेटा हम, बुक्स वगैरह की, वो तो हो जाएगा। पर मुझे ये बताइए, कोई ऐसा स्टूडेंट है, शिवम आपको एग्जाम कब देना है? रोहन को और शिवम को, इन दोनों को फैब में एग्जाम देना है, दिसंबर वाला, फैब वाला जो भी है। तो दिसंबर वाला एग्जाम दोगे तो मतलब आपके लिए जो लगेगा बच्चों, आपके लिए फाइनेंस एक्ट, आप लोगों को फाइनेंस एक्ट 20 पढ़ना है, ठीक है। और जिनको आगे एग्जाम देने दिसंबर के बाद जिनको एग्जाम देने हैं बच्चों, उनका जो फाइनेंस एक्ट है वो फाइनेंस एक्ट 21 है बच्चों, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 20 की सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है डीसीसी के अंदर, जो भी बैच मैंने कंप्लीट किया है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा वहां पर। और फाइनेंस एक्ट 21 आपके सामने चल ही रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग मैं बताऊं आपको महीने भर तक तो कोई फर्क ही नहीं होगा, बस उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, वो साथ साथ में कवर करता रहूंगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा अवेलेबल है, क्योंकि मैं ये जो बैच है, ये बैच हमारा फाइनेंस एक्ट 21 के हिसाब से हम चलेंगे। ओके सर, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हमारा, जो 1/4/2021 को स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 31 मार्च 22 को एंड हो जाएगा। ओके सर, इसका मतलब इसके बाद वाला क्या होगा? इसका असेसमेंट ईयर होगा। तो असेसमेंट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 23 को। ये क्या हो गया आपका? असेसमेंट ईयर। तो हमें पढ़ना क्या है बच्चों? प्रीवियस ईयर 21, 22 और असेसमेंट ईयर 22, 23, ये हमें पढ़ना है आगे आने वाले 4 महीनों के लिए। मतलब मैं आपको ये जो प्रीवियस ईयर दिख रहा है बेटा आपको 21, 22, इस ईयर में जो आपने इनकम कमाई है उसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा अगले 4 महीने तक, कि पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कैसे इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको अगले 4 महीने तक, ठीक है। ओके सर, इसका मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया? ऐसा ईयर जिसमें इनकम को आपने कमाया है, अर्न किया है। और असेसमेंट ईयर क्या होगा बेटा? उस कमाए गए इनकम पर जब आप टैक्स पे करोगे उसे हम क्या कह देंगे? असेसमेंट ईयर कह देंगे। फिलहाल हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है? प्रीवियस ईयर 21, 22 पढ़ना है, और उसका अगला साल कौन सा है? 22, 23, जो असेसमेंट ईयर है जिसमें हमें टैक्स पे करना होता है, ठीक है। बाकी एक बार के लिए इस टॉपिक को मैं यहां पर अभी भी रोक रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है सर। अब नोट नंबर 4 आएगा मेरा, और नोट नंबर 4 ये सब कुछ नोट करना है आपको। मैं बता दूं आपको, ये सारे नोट आपके पास होने चाहिए बच्चों, कॉपी लगाओ एक पूरी। शिवम को तो पता ही है, पहले से पढ़ा हो मुझसे, तो उसको पता है किस तरह से चलेगी क्लास। तो बाकी बच्चे बता दूं मैं आपको, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ हैं आपको नोट्स भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे मेरे आपको, ठीक है। सब कुछ होगा, क्वेश्चंस भी करेंगे क्लास में, मॉक टेस्ट भी होंगे, क्लास टेस्ट भी होंगे, सारा पूरा प्रोग्राम चला गया यहाँ पर पूरा। आने वाले 4 महीने तक पूरा हम स्टडी करेंगे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। तो अब अभी फिलहाल आपको ये नोट करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स की। सबने नोट कर लिया था ना वो? इनकम टैक्स, सर इनकम पर जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या कह देंगे? इनकम टैक्स कह देंगे। जो आपने इनकम कमाई है उस पर जो टैक्स लगेगा तो उसे हम क्या कह देंगे? इनकम कह देंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनकम किसे कहते हैं हमारे इनकम टैक्स में? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंडिया में, भारत देश में जो आप पैसा कमाते हैं उसके 5 तरीके हैं। मतलब सर, मतलब आप 5 तरीके से इनकम को अर्न कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ये 5 वो तरीके हैं जिन तरीकों से आप इनकम
अर्न कर सकते हो हमारे देश के अंदर, ये कौन से वो 5 तरीके, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका है बच्चों इनकम कमाने का, इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि मैं कहीं पर नौकरी कर लूंगा और नौकरी करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बच्चों, वो जो मेरा एम्प्लॉयर होगा वो मुझे क्या पे करेगा, मुझे सैलरी पे करेगा, और ये सैलरी मेरे हाथ में क्या होगी, इनकम होगी। एक रिसर्च कहती है हमारे देश के अंदर 70% से ज्यादा लोग क्या करते हैं बेटा, सैलरी क्लास लोग हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें तो सिर्फ 30% ही लोग बिजनेस हैं, जिसमें से 7-8% लोग हमारे गवर्नमेंट में आते हैं। तो बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग तो वहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे हम बात करें डीसीसी की, ध्रुव कोचिंग क्लासेस, जिसमें अभी आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी जो बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे पुनीत सर कर रहे हैं, और हम लोग क्या यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं यहाँ पे आके। तो अब जब डीसीसी मुझे कुछ पेमेंट करेगा, डीसीसी जब मुझे कुछ पेमेंट करेगा, तो ये पेमेंट सैलरी होगी, और ये सैलरी मेरे हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल होगी बच्चों। क्योंकि जिसने सैलरी कमाई, किसने, मैंने कमाई, तो मेरे हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो पहली इनकम कौन सी है बच्चों, पहली इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी की। दूसरा तरीका हमारे देश में इनकम कमाने का, दूसरा तरीका वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब सर, मतलब मेरे पास कोई ना कोई मकान है, कोई ना कोई दुकान है जिसको मैंने रेंट पर दे दिया। रेंट पर मैं जब अपनी मकान, दुकान, गोडाउन को रेंट पे देता हूं और किराएदार से रेंट लेता हूं, हो सकता है आप में से, परिवार में से किसी ने अपने मकान को, दुकान को, शोरूम को रेंट पे दिया हो, या हो सकता है आप में से किसी ने मकान को, दुकान को रेंट पर लिया हो। जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दे दिया और मुझे 10 लोगों ने रेंट पे किया है, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख। तो जितना भी मुझे रेंटल इनकम मिला है बच्चों, ये जितना भी रेंटल इनकम मिला है, ये मेरा दूसरा टाइप का इनकम है। इसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि हाउस प्रॉपर्टी को काम पर लगाया और क्या मिल गया, रेंट का इनकम मिल गया। पहला इनकम हमारे देश में पैसा कमाने का तरीका क्या है, पहला आप कहीं पर नौकरी कर लीजिए। दूसरा है कि आपकी जो जमीन है, जो दुकान है आपके पास, जो मकान है, उसको आप रेंट पे दे दीजिए और बदले में आप क्या लीजिए, रेंट लीजिए। तो रेंटल हो क्या हो गया, आपकी इनकम होगी। तो दूसरी इनकम है कौन सी, रेंटल इनकम। बेटा ये कौन लिख रहा है इसके ऊपर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है इनकम कमाने का, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, मतलब मैं या तो कोई बिजनेस करूं, या मैं एक प्रोफेशनल हूं, सर्विसेज दूं, उससे जो मैंने इनकम कमाई है। जैसे डॉक्टर्स वगैरह प्रोफेशनल्स होते हैं, सीएमए बनने के बाद में आप प्रोफेशनल बन जाओगे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं प्रोफेशनल हूं। एडवोकेट्स प्रोफेशनल्स हैं, फिल्म स्टार प्रोफेशनल्स हैं। ये काम करते हैं बेटा, सर्विसेज देते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। और कुछ बिजनेसमैन भी है, अंबानी, अडानी, ये बिजनेसमैन है बच्चों। तो हमारे देश में तीसरा तरीका है पैसे कमाने का, या तो आप बिजनेस कर लीजिए या आप प्रोफेशन में इंगेज हो जाइए। तो वहां से जो आपने इनकम कमाई है, वो इनकम कौन सी होगी आपकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको पीजीवीपी भी बोलते हैं, आगे देखेंगे हम क्या होता है पीजीवीपी। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका हमारे देश में पैसे कमाने का। चौथा तरीका है बच्चों देश में पैसा कमाने का, वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब मेरे पास कोई कैपिटल एसेट्स है। ये कैपिटल एसेट्स क्या होती है हम पढ़ेंगे बेटा, जब हम आपको कैपिटल गेन नाम का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। पर फिलहाल मेरे पास मान लो कोई दुकान है, मेरे पास कोई ज्वेलरी है, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं। इन ज्वेलरी को, इस दुकान को, इस मकान को, इस ज्वेलरी को, इस जमीन को बेचा मैंने,
और बेचने से मुझे गेन हो गया, उसे बेचने से मुझे गेन हो गया। मैं इसमें बिजनेस नहीं करता, मेरा काम नहीं है बेटा बेचना, मेरा ज्वेलरी बेचने का काम नहीं है, मैं गोल्ड स्मिथ नहीं हूं, मेरा कोई काम नहीं है बेटा। अगर मेरा बिजनेस है ज्वेलरी बेचने का तो मेरी इनकम कहां पर आएगी? बिजनेस हेड में आएगी। एक गोल्ड स्मिथ का काम क्या होता है बेटा? क्या काम होता है? ज्वेलरी बेचता है बना बना के, तो उसकी बिजनेस इनकम है। पर मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने अपने वाइफ के गले से चैन निकाल ली और उसे बेच दिया, तो ये जो मैं बेच रहा हूं बेटा, इससे अगर मुझे कुछ गेन हो जाता है, कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो ये प्रॉफिट क्या होगा मेरे हाथ में? कैपिटल गेन माना जाएगा और ये मेरी चौथे टाइप की इनकम होगी। 4 स्पेसिफिक हेड है बेटा। कौन कौन से 4 हैं? सबसे पहला सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथा है कैपिटल गेन। कहीं पे काम कर लूं, अपने मकान को किराए पे दे दूं, बिजनेस कर लूं, या कोई कैपिटल एसेट्स को बेच दूं, इससे जो मुझे गेन होगा, जो इनकम आएगी, वो इनकम क्या होगी? अब इनके अलावा जो बच गया वो आएगा बेटा आपका नेक्स्ट हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब सर, मतलब ऐसी कोई इनकम जो ऊपर के 4 हेड में नहीं आ रही हो, तो इनकम कहां पर आएगी बेटा? 5वें हेड में आएगी है? हाँ, ऐसी कोई इनकम जो ऊपर के 4 हेड में नहीं आ रही हो, वो इनकम कहां लेके आओगे आप? 5वें हेड में। सर जैसे आपने केबीसी का नाम सुना होगा। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ सर, खूब सुना है। मैं केबीसी में गया और वहां पर मैंने इनकम अर्न किया। अमिताभ बच्चन ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे आसान आसान, और मैं, क्योंकि उसने इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछ लिए और मुझे इनकम टैक्स आता है बेटा, तो मैंने आंसर दे दिए और मैंने वहां से 10 लाख रुपया जीत लिया। अब बताओ बेटा, ये 10 लाख की जो मैंने लॉटरी की इनकम कमाई है केबीसी से, एक तरह की कैजुअल इनकम ही तो है ये कौन सी इनकम है? कैजुअल इनकम। अब ये जो इनकम कमाई है केबीसी से मैंने, क्या अमिताभ बच्चन ने मुझे सैलरी पे की है क्या? बताओ ना, क्या अमिताभ बच्चन ने सैलरी पे की है? नो सर। क्या अमिताभ बच्चन ने कोई मुझे हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे किया है क्या? नो सर। क्या मैंने अमिताभ बच्चन के साथ कोई बिजनेस कर लिया क्या? नहीं सर, कोई बिजनेस नहीं किया हमने। क्या मैंने कोई कैपिटल एसेट्स बेची क्या? कोई ज्वेलरी वगैरह अमिताभ बच्चन को? नहीं सर, ये भी नहीं है। मतलब ऐसी कोई इनकम जो ऊपर के 4 हेड में नहीं आती, फिर उसके लिए कौन सा हेड बना हुआ बेटा? 5वां हेड। इसका मतलब ये इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सर गवर्नमेंट तो बहुत चंट है। कैसे बेटा? कि मतलब इस हिसाब से तो सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ बच्चों, सारी इनकम टैक्सेबल है। 4 इनकम के लिए स्पेसिफिक हेड बना दिया, और 5वीं के लिए क्या बोल दिया कि सब अगर कोई इनकम ऊपर वाले 4 हेड में नहीं जाती तो उसके लिए हमने एक अलग से हेड बना रखा है 5वां, उसको कहां बिठा दो? उस 5वें में बिठा दो। जैसे इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, ये जो इनकम्स है बच्चों, इंटरेस्ट की, डिविडेंड की इनकम, इन इनकम्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है? इनके लिए अलग से स्पेसिफिक हेड बना रखा है, क्योंकि ये ऊपर के 4 हेड में कवर नहीं होती, तो ये 5वें हेड में कवर हो जाती है। तो इसको नाम क्या दिया गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आया सर। अब क्या होता है बच्चों, इन सब का टोटल लगता है, मतलब इन 5 हेड से इनकम का टोटल लगेगा। सर मतलब सर इनमें 5 में से एक इनकम कमानी होती है? नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप 5 में से एक इनकम कमाओ। हो सकता है आप एक इनकम कमाओ, हो सकता है आप 2 कमाओ, इनमें से हो सकता है पूरी 5 की 5 इनकम आप कमा रहे हो। कैसे सर? जैसे मैं डीसीसी में काम करता हूं, डीसीसी वाले मुझे सैलरी दे रहे हैं कितने महीने, साल की 5 लाख रुपए की डीसीसी ने मुझे सैलरी दी, तो मेरी सैलरी की इनकम आ गई। मैं जिस मकान में रहता हूं बेटा, उसका ऊपर वाला पोर्शन मैंने किराए पे दे रखा है, और किराएदार मुझे 1 लाख रुपए साल का रेंट पे करता है। लो भाई, रेंट की इनकम भी आ गई। और मैं क्योंकि सीए हूं, तो डीसीसी के यहां पे जाने के बाद में थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी करता हूं, लोगों की रिटर्न फाइल कर देता हूं, ठीक है ना, सीए की प्रैक्टिस भी कर लेता हूं। जैसे यहां से फ्री होता हूं, घर जाके थोड़ा सा 2 घंटे काम करता हूं, रात को बैठता हूं और मैं प्रैक्टिस भी कर लेता हूं, तो मुझे प्रोफेशनल इनकम भी हो गई। मान लो 2 लाख रुपए वहां से कमा लिए मैंने। और इस बार मैंने क्या किया, अपना पुराना मकान बेचा था, मेरे पास एक मकान था पुराना, उसको मैंने इस बार बेचा, और बेचने से मुझे क्या हो गया? 2 लाख का गेन हो गया। लो भाई, ये इनकम भी आ गई। और मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है
एफडी वगैरह करवा रखी है, उस एफडी से मुझे कुछ ब्याज मिला है बेटा, कितना ब्याज मिला है, मुझे सिर्फ 50,000 का ब्याज मिला है, तो बेटा ये इनकम भी हो गई। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही हेड से इनकम कमाऊं, और ये भी जरूरी नहीं है कि पांचों हेड से इनकम कमाने जरूरी है। 1 2 3 4 5, या तो पांचों से कमा लो, या एक कम से कम एक हेड से आपको इनकम कमाओगे, तभी क्या होगा, आपकी इनकम बनेगी। ठीक है, ठीक है सर। तो इन सब का जो टोटल होगा बच्चों, इन सब का जो टोटल होगा उसे क्या नाम दिया गया है, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है सर। अब इस ग्रोस टोटल इनकम में से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों, इसमें से हम माइनस करेंगे डिडक्शन, अंडर चैप्टर 6A 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन। सर ये क्या होता है, बात करेंगे बच्चों, जब पहुंचेंगे ना यहां तक तब बात करेंगे। तो ये इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो जो अमाउंट आएगा बच्चों उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है टोटल इनकम। इसे बोला गया है बच्चों क्या, टोटल इनकम। हाँ, ये वही टोटल इनकम है बेटा जिस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये वही टोटल इनकम है जिस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इसी इनकम पे क्या लगता है बच्चों, टैक्स लगता है। ठीक है। अच्छा, 5 हेड की इनकम को मिलाकर सर आपकी टोटल इनकम बनती है, जिसमें से आपको क्या कम करना पड़ता है, कुछ 80C से 80U तक का कुछ होता होगा सर, वो कम कर दो आप, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। मोनिका बोल रही है सैलरी का 40,000 डिडक्ट नहीं होगा क्या। बेटा मोनिका वैसे बता दूं आपको, आप 3 साल पुरानी बात बोल रही हैं, पहले तो सैलरी का 40,000 नहीं बेटा 50,000 डिडक्ट होता है। आप जो बात कर रहे हैं मोनिका जी, एक अंडर सेक्शन 16(1)A नाम का एक सेक्शन पढ़ेंगे बच्चों हम, जिसे नाम दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन किसी जमाने में 40,000 हुआ करती थी, सैलरी में से माइनस होती थी बेटा। अब उसे फाइनेंस एक्ट 1920 इन 3 सालों से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50,000 कर दिया है। तो पहली बात, आपने शायद बीकॉम में पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा इसको, बहुत पहले पढ़ा होगा। उस समय 40,000 हुआ करते थे, अब ये 50,000 हो गई है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, मैंने अभी आपको सैलरी नहीं पढ़ाया बेटा, मैंने एक वर्ड यूज किया, अगर आप देख पा रहे हैं मोनिका जी, मैंने एक वर्ड यूज किया इसके आगे, मैंने क्या लिखा, इनकम फ्रॉम। इसका मतलब सब कुछ माइनस कर देने के बाद में जो आता है उसे बोलते हैं इनकम। डिडक्शन विडक्शन एग्जम्पशन माइनस करने के बाद। तो ये जो सैलरी की इनकम है बच्चों, इसमें 40 या 50,000, आपके नॉलेज के लिए जो 50,000 वो माइनस हो गया, उसके बाद में तो यहां पर आएगा ये। ठीक है मोनिका जी, बताइए बात समझ में आई क्या आपको। मोनिका जी बात समझ में आई क्या आपको ये बात। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी मैं आपको ना तो कोई सैलरी पढ़ा रहा हूं ना हाउस रेंट पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं इनकम टैक्स। देखिए बच्चों, इनकम टैक्स जो सिलेबस है ना, इसमें हर एक चीज को लिंक किया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे इनकम टैक्स से डरते क्यों, इतना क्यों डरते हैं, क्योंकि ये चैप्टर वाइज नहीं चलता। जैसे कोस्टिंग हो गया, जैसे आपका कोई लो हो गया, जैसे अकाउंट्स हो गया, एफएम हो गया, ये सब चैप्टर वाइज चलते हैं बच्चों। अकाउंट्स की बात करूं, आपने चलो अकाउंट्स में अमेलगमेशन नहीं पढ़ा तो ब्रांच अकाउंट पढ़ लीजिए। सर ब्रांच कम समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हाउस क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस क्लेम पढ़ लीजिए, कंपनी अकाउंट्स पढ़ लीजिए, पार्टनरशिप पढ़ लीजिए। ये सभी अलग अलग चैप्टर्स हैं। 10 में से 4 चैप्टर अच्छी तरह आते हैं सर, 2 कम आते हैं और बाकी हमने छोड़ रखे हैं, तो काम चल जाता है मेरे बच्चों, क्योंकि वो अलग अलग अपने आप में क्या है, चैप्टर्स हैं। पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में आपको पहले नंबर चैप्टर से लेकर लास्ट 17 नंबर चैप्टर तक सब आने चाहिए, तब जाके आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मतलब सर, मतलब एक चैप्टर में पता नहीं कहां कहां से वो लिंकेज लेके आएगा।
वो हर एक बात आपसे पूछेगा और वो सारी बात आपको आनी चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मतलब यहां पर पूरा इनकम टैक्स अपने आप में एक ही चैप्टर है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। और मत घबराइए, मैं बैठा हूं, डरने की क्या बात है, जब हमें आपके साथ सब कुछ करेंगे बेटा, और इसी क्लास में करेंगे। तो यही वो टोटल इनकम बेटा, जिस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इस पे क्या लगेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक सबने लिख लिया होगा, प्लीज लिखते रहो साथ साथ में, फिर मत बोलना सर हमें एक बार ऊपर क्लोज स्लाइड, एक बार नीचे करो स्लाइड, ये नहीं चलेगा, ठीक है। और इस सब के नोट्स आपको मिलेंगे बाद में। अभी आपको नोट्स नहीं, जैसे आपका डेमो क्लासेस पूरा हो जाए उसके बाद आपको नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं। अब मैं आपको इनकम टैक्स में जो टैक्स पे करेगा, नोट नंबर कौन सा आएगा बच्चों, नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 बता रहा हूं बेटा, इनकम टैक्स में कि जो एसएससी है, सर ये एसएससी कौन होता है? एसएससी का मतलब होता है बेटा जिसको इनकम टैक्स में टैक्स पे करना होता है। जैसे मैं हूं, मुझे अगर डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है तो मैं कौन हूं, एसएससी हूं बेटा, ठीक है। हमारे इनकम टैक्स में कितने एसएससी हैं बच्चों? अंडर सेक्शन 231 ये बोलता है कि इनकम टैक्स में 7 एसएससी हैं। सेक्शन पढ़ने आते हैं आपको क्या? चलो मैं पढ़ाता हूं आपको। ये वैसे ही लिखना नहीं है, ये जो मैं लिखवा रहा हूं लिखना नहीं है आपको, बस नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं आपसे। ये जो मैं लिखवा रहा हूं लिखना नहीं है आपको। जैसे मैंने लिखा है अंडर सेक्शन, आइए इसको रीड करते हैं। ये कैसे रीड किया जाएगा? सबसे पहले जो आपके सामने नजर आ रहा है बेटा 10, इसको क्या कहते हैं हम, बताओ बेटा क्या कहते हैं? सर इसको सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन, है ना। इसके बाद में जो दिख रहा है बच्चों आपको, इसके बाद में जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब सेक्शन। हाँ सर। फिर इसके बाद जो नजर आ रहा है बेटा थर्ड पॉइंट पर, ये वाला, ये होता है आपकी क्लोज, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज कहेंगे। बिल्कुल भाई, शिवम ने बोला सर क्लोज कह देंगे इसको। अब मान लो इसके बाद भी कुछ लिख दूं मैं, 1A, इसके बाद लिख देता हूं सेकंड। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो पहला तो सेक्शन है, दूसरा सब सेक्शन है, तीसरा क्लोज है, तो फिर चौथा क्या होगा बताओ? सर ये होगा सब क्लोज, ठीक है। सर इसके बाद वाला ये क्या होगा सर? सर इसको क्या नाम दिया गया है? इसको कहा गया है सर सब क्लोज। अच्छा, मतलब इसके बाद जितने भी आते चले जाएंगे उसके आगे हम सब 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 लगाते चले जाएंगे। ऐसे रीड किया जाता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को। यूएस का मतलब क्या हो गया? अंडर सेक्शन। यूसी का मतलब हो गया अंडर चैप्टर। यूएच का मतलब हो गया अंडर हेड। यूएस अंडर सेक्शन, यूसी अंडर चैप्टर और यूएच अंडर हेड। कितने हेड है हमारे? 5 हेड है बेटा। इसे 5 हेड ऑफ इनकम बोलते हैं। ये आपके सामने हेड, ये बेटा आपकी 5 हेड ऑफ इनकम। इनकम के 5 हेड, ठीक है बच्चों। ये 5 हेड ऑफ इनकम आपकी। और अगर हम बात करें एक छोटी सी जनरल नॉलेज के लिए, सेक्शन हमेशा किससे स्टार्ट होगा? डिजिट से स्टार्ट होगा। और अगर सेक्शन के अंदर कोई अल्फाबेट आ जाता है तो हमेशा कैप्स में होगा बेटा वो। सर कैसे? जैसे मान लो मैं लिखता हूं 10AA, ये एक सेक्शन का नंबर है बच्चों। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 10AA, ये गलत है, ये सही लिखा गया है, ठीक है ना। और ना ही आप यही बोल सकते हो AA10, ये भी कोई सेक्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि सेक्शन हमेशा किससे स्टार्ट होगा? आपका डिजिट से स्टार्ट होगा। अगर अल्फाबेट आएगा तो अल्फाबेट किस में आएगा? वो कैप्स में आएगा, वो आपका छोटी इंग्लिश वाला नहीं आएगा, स्मॉल वाला नहीं आएगा। चलो भाई, चलो ये ज्ञान की बातें हैं, ये बीच बीच में मैं ज्ञान के सेक्शन आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मुझसे इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो हर एक बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़नी चाहिए बेटा, ताकि हमें नॉलेज बना रहे इन चीजों का। हाँ सर।
तो हमारे इनकम टैक्स में कितने एसएससी होते हैं बच्चों? हमारे इनकम टैक्स में टोटल 7 एसएससी होते हैं। टोटल 7 एसएससी होते हैं बेटा। इनकम टैक्स में टोटल 7 एसएससी होते हैं। कौन कौन से है वो 7? आइए उनके नाम लिखते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल। सर ये इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल बेटा नेचुरल पर्सन, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं। हम कौन है? हम नेचुरल पर्सन हैं, जो जन्म लेता है, जो बड़ा होता है, जो सीएमए करता है, जो घूमता फिरता है, जिसकी शादी होती है, ये सब नेचुरल पर्सन है बच्चों। उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल्स कहते हैं। जैसे आप लोग हैं, मैं हूं, हम नेचुरल पर्सन है, तो हम ये क्या है? हम इंडिविजुअल्स हैं। तो इंडिविजुअल्स ने कोई इनकम कमाई तो उसको इनकम टैक्स में टैक्स देना पड़ता है। इनके अलावा भी पर्सन है बच्चों। दूसरा है HUF, नाम तो सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपने अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है और आपने अपने 11th 12th में भी इसके बारे में पढ़ा है बच्चों। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। ये क्या होता है, कब आएगा, आगे बात करेंगे बेटा इसकी। तीसरा पर्सन है बेटा इसमें AOP BOI, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसका फुल फॉर्म है। वैसे इसका मैं जब टैक्सेशन पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। पर फिलहाल कुछ ऐसे लोग जो पार्टनरशिप न करके किसी पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उनको AOP BOI बोल दिया जाता है। जैसे एक मेला लगा है किसी गांव के अंदर, और उस मेले में मैं और मेरा दोस्त मिलकर समोसे की दुकान लगा लेते हैं। हमने कोई पार्टनरशिप नहीं की है, बस वो इवेंट है। उस इवेंट को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम वहां चले गए और हमने क्या कर दिया बेटा, एक दुकान लगा ली और पैसा कमा लिया। तो ये जो पैसा कमाया है उस दुकान लगाने से, तो हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त, हमने कोई पार्टनरशिप तो कर नहीं रखी, हम अनरजिस्टर्ड भी हैं। तो गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स लेगी तो हमें क्या बोलेगी कि आप दोनों लोग कौन हो? आप BOI हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। या फिर मेरे साथ कोई कंपनी मिल जाती है तो क्या बन जाते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाते हैं। ओके सर, 3 लोग हो गए। सर मतलब ये BOI इसके नीचे क्यों लिखा आपने? BOI मतलब या तो बेटा AOP होगा या BOI होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो BOI होगा, BOI मतलब सभी इंडिविजुअल्स है, और AOP का मतलब क्या होगा? कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कंपनी है, कुछ फर्म्स हैं। तो ये क्या बनेगा? मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ होना, ये क्या हो गया आपका? AOP हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर सारे वो लोग सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं तो हम क्या बोल देंगे? उसको BOI बोल देंगे। इसके बाद जो अगला है बेटा पर्सन, उसे नाम दिया गया है फर्म। फर्म सर कौन सी फर्म? पार्टनरशिप फर्म। इंक्लूडिंग LLP। सर ये LLP क्या होता है बेटा? ये लॉ में पढ़ोगे बेटा आप, मेरे साथ नहीं पढ़ना है आपको, लॉ में पढ़ना है। मैं तो इसका टैक्सेशन बताऊंगा आपको। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से बनी है, उसे बोलते हैं LLP। टोटल 7 है बच्चों, 4 तो हो गए। 5वां कौन है? कंपनी। 5वां कौन है बच्चों? कंपनी। सर कौन सी कंपनी? सारी कंपनियां बेटा। सर हमने बहुत सारी कंपनी के नाम सुने, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। सर इसके बारे में बताओ बेटा। ये अब लॉ में पढ़ना कि कंपनीज एक्ट भी पढ़ोगे ना, वो भी तो आपके एग्जाम में आता है। हाँ सर, वो आप लॉ में पढ़ना भी, कंपनी कितने टाइप की होती है, कौन सी कंपनी कहाँ की होती है, वो सब लॉ में पढ़ो। यहां पर कंपनी का टैक्सेशन कैसे होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। टैक्स के मामले में क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। कितने हो गए? इंडिविजुअल, HUF, AOP BOI, फर्म और कंपनी। 5 हो गए सर ये। छठा होता है बच्चों, छठा, जिसका नाम क्या है? लोकल अथॉरिटी। सर लोकल अथॉरिटी, हाँ, दैट इज गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट भी पर्सन है क्या? गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है? बिल्कुल देना पड़ता है। सर गवर्नमेंट किसको टैक्स देगी? गवर्नमेंट तो खुद टैक्स लेती है बेटा। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं,
गवर्नमेंट के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे रेलवे अलग है गवर्नमेंट का, डिफेंस अलग है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट है पूरा डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलग रहेगा, हेल्थ एजुकेशन अलग रहेगा। तो इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अगर गवर्नमेंट ने इन डिपार्टमेंट्स में कोई प्रॉफिट कमाया है तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद में जो सबसे लास्ट बचता है बच्चों, उसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी। ऐसा कोई पर्सन जो आर्टिफिशियल है और जो जुडिशरी करेगा, ऐसा कोई पर्सन जो आर्टिफिशियल है और जो जुडिशरी करेगा, न्याय देगा हमें, लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये सब क्या है बेटा, ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो ये वो 7 लोग हैं जिसको इनकम टैक्स में टैक्स पे करना पड़ता है, अलग अलग रूप में टैक्स पे करना पड़ता है। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और एजेपी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया। सर हाई कोर्ट क्या इनकम कमाता होगा? बेटा हाई कोर्ट इनकम कमाता नहीं है, पर उसको पर्सन की आइडेंटिटी में डाला गया है। पर्सन आइडेंटिटी में डाला गया है ना, कि भाई कल को अगर कोई इनकम आ जाए तो टैक्स तो करोगे आप। बिल्कुल सर। 1 मिनट, मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। सर क्या दिखाओगे? देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 231, ये आपके मॉड्यूल का एक्सट्रैक्ट है बेटा। ये मॉड्यूल ही है आपका, जो आप अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये बच्चों आपका मॉड्यूल ही है जो नज़र आ रहा है आपको पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। ये वो 7 लोग हैं जो पर्सन में आए हैं। इस बार जो इंस्टीट्यूट ने एक एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर बनाया था, जिसमें बताया गया कि हम पेपर किस तरह से लेंगे, ऑनलाइन पेपर किस तरह से रहेगा। उसमें जो क्वेश्चन था वो बेटा इस पे आया था, बेसिक पे। और क्वेश्चन क्या था? कितने टाइप के आपके पर्सन होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के पता है हमें। पहला कौन सा? इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा कंपनी, चौथा फर्म। फर्म कौन सा बेटा? ये फर्म कौन सा? ये फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। इंक्लूडिंग एलएलपी। लिखना नहीं है, सब वहां से लिखना, मेरी नोट से, यहां से कुछ नहीं लिखना, बस ये तो पढ़ा रहा हूं आपको। 5वां कौन सा बेटा? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है ना, एओपी बीओआई। छठा कौन सा है? लोकल अथॉरिटी। 7वां कौन सा है? एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी, नॉट फॉलोइंग विद इन द एनी प्रीसीडिंग कैटेगरी। जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं आ रहा उसे क्या नाम दिया गया? एजेपी नाम दिया गया है, एजेपी नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 लोग हैं जिसको इनकम टैक्स में टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो ये आपके 7 लोग हैं जिनको इनकम टैक्स में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने 7 के नाम आपको लिखवाए हैं, इन 7 के नाम मैंने आपको लिखवाए हैं बच्चों। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपका बैच का नंबर ये है। तो जिन बच्चों ने इसको नोट किया है बहुत अच्छी बात है। जो नोट नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नोट नंबर 4 का एक कॉपी लगानी है प्रॉपर, और हो सके तो मोटी लगाना कॉपी, थोड़ी पतले कॉपियों से काम नहीं होगा बेटा, बड़ी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। नोट्स भी होंगे आपके, और ग्रेजुअली हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा। और कल बता दो बेटा, कल इसमें मैं आपको टैक्स रेट पढ़ाऊंगा। आज तो वैसे ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो मैं बता दूं आपको कि कल किसी हालत में भी क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर कल आपने क्लास मिस कर दी तो आने वाले 3 से 4 दिन तक क्लास मिस ही रहेगी, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको कल क्लास में आना है। 2 बजे हम मिलेंगे बेटा, 2 बजे बिल्कुल सही राइट समय फिर मिलेंगे। ठीक है, तो कल आपको क्लास में एंटर करना है। तो आज के लिए अपनी क्लास को मैं यहीं तक रोकता हूं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों, घर पे रहो, सेफ रहो, बाय।